नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने मंगलवार की सुबह एशिया ट्रेड में वापसी की है, क्योंकि यूएस डेट सीलिंग के बाद से समर्थन को कम कर दिया है, भले ही लिक्विडिटी प्रेशर इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा हो। गेन्स के साथ यूएस ट्रेडिंग वीक शुरू करने के बाद बिटकॉइन शुक्रवार की देर रात $25,800 से निचले स्तर पर $27,000 से ऊपर चला गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में $27,267 पर ट्रेड कर रही थी, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 1.7% थी। एनालिस्ट को उम्मीद है कि वीडियो की भविष्य की संभावनाओं पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए यूएस डेट सीलिंग डेलिब्रेशन पर क्लैरिटी होगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मेकर वांडा के सीनियर मार्केट एनालिस्ट एडवर्ड मोया ने सोमवार के एक नोट में सुझाव दिया कि अपकमिंग डेट सीलिंग टैंक्स हमें बहुत कुछ बताएगी, अगर इन्वेस्टर्स का मानना है कि सभी रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के बावजूद बिटकॉइन एक सेफ हेवन जैसे बिहेव कर सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर 1.54% से अधिक बढ़कर $1,821 के आसपास ट्रेड करते दिखाई दी। अन्य डिजिटल एसेट्स में लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लीडो का लिए नए गवर्नेंस टोकन LDO 11% बढ़कर $2.15 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल ग्राफ का GRT टोकन 12% से अधिक उछलकर $0.12 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.30% बढ़कर $1.14 ट्रिलियन हो गया। इसी अवधि के दौरान टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 39.34% बढ़कर $30.98 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.04 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 6.60% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $28.29 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम का 91.30% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.48% है, दिन में 0.18% की बढ़त दिखाई दी है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.96% ऊपर 37,967 पर देखा गया। इस बीच इन्वेस्टर्स क्रिप्टो मार्केट में लो लिक्विडिटी का सामना कर रहे हैं। मार्केट मेकर्स जेम्स रीड और ड्रम क्रिप्टो ने पिछले हफ्ते रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के कारण यूएस में क्रिप्टो ट्रेडिंग से पीछे हट गए। क्रिप्टो डेटा फर्म काइको की रिपोर्ट ने सोमवार को दिखाया कि BTC की 1% मार्केट डेप्थ पिछले महीने की तुलना में 4% गिर गई, जबकि ETH 2% गिर गया। और कॉइन की लिक्विडिटी और भी खराब हुई, मंथली बेसिस पर लगभग 17% नीचे दिखाई दी। इसी तरह दूसरी ओर यूएस इक्विटीज सोमवार को उच्च स्तर हो गई, जिसमें S&P 500 0.3% की बढ़त के साथ बंद हुआ और टेक हेवी नास्डैक 0.7% पर दिखाई दिया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉन्ड मार्केट में 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड पर नोट 4% पर थोड़ा बदला हुआ रहा, जबकि 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 3 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 3.50% हो गई। एनालिस्ट ने अगले 12 महीनों में मंदी का संकेत देते हुए करंटली यील्ड कर्व इन्वर्जन्स की ओर इशारा किया है। इस हफ्ते बोर्ड भर के इन्वेस्टर्स मंदी के संकेतों के लिए कई इकोनॉमिक रीडिंग पर नजर रखेंगे, जिसमें यूएस मंथली रिटेल सेल्स और हाउसिंग डेटा शामिल है। साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी दिग्गज सैमसंग ने देश के सेंट्रल बैंक ऑफ कोरिया के साथ मिलकर फ्यूचर ऑफ फाइनेंस की दिशा में एक स्ट्रैटेजिक पिवट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के विषय का पता लगाया है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन सेंट्रल बैंकों द्वारा सीधे जारी की गई एक डिजिटल करेंसी का प्रसार करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्निक का उपयोग करना चाहता है, एक कॉन्सेप्ट जो दुनिया भर में सपोर्ट प्राप्त कर रहा है। सैमसंग और BOK द्वारा सैमसंग डिजिटल सिटी स्वॉन में हस्ताक्षरित समझौता CBDC रिसर्च और ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम के ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता है। BOK के CBDC पायलट स्टडी के सेकेंड फेज में गूगल की पार्टिसिपेशन से इस रिलेशनशिप की ओरिजिन्स का पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि इंटरनेट कनेक्शन के अभाव में भी तकनीकी दिग्गज ने नियर फील्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से डिवाइस ट्रांसफर और पेमेंट की सुविधा प्रदान की। इस कॉर्पोरेशन का प्रमुख लक्ष्य सैमसंग के स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच का उपयोग करके ऑफलाइन पेमेंट की सुरक्षा में सुधार करना है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी अनुपलब्ध होने पर भी कैटास्ट्रोफिक सिनेरियोज में रिलायबल ट्रांजैक्शन सुनिश्चित करना है। डिजिटल क्रिकेट कलेक्टिबल प्लेटफॉर्म रेडियो और 5 इंडियन क्रिकेटर्स ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म स्ट्राइकर और MPL को अपनी तस्वीरों और नामों के साथ
नॉन फंडेबल टोकन मिंट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने से रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट चले गए हैं। क्रिकेटर्स मोहम्मद शामी, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, शिवम मावी ने रैलियों के साथ सिंगल जज के 26 अप्रैल के ऑर्डर के खिलाफ डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की। सिंगल जज ने स्ट्राइकर और एमपीएल के खिलाफ इंटरिम इंजंक्शन की उनकी याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस मनमोहन और सौरभ बनर्जी की डिवीजन बेंच आज सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे रैलियों के लिए उपस्थित हुए और तर्क दिया कि जहां फेयर यूज समाप्त होता है और कॉन्फिडेंशियलिटी शुरू होती है, उसके बारे में एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स के इमेजेस वाली एक एनएफटी और कुछ नहीं बल्कि एक प्लेयर की पर्सनालिटी है और प्लेयर्स का उनके व्यक्तित्व पर पूर्ण अधिकार है। साल्वे ने प्रस्तुत किया कि ओएफएस प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पर टीमों के निर्माण के लिए एक प्लेयर की इंफॉर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वे एनएफटी बनाते हैं तो वह पीस ऑफ प्रॉपर्टी बन जाता है जिस पर प्लेयर का अधिकार होता है और ये प्लेटफॉर्म उन एनएफटीज को ट्रेड नहीं कर सकते और प्लेयर की सहमति के बिना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। हाल के एक सर्वे में गोल्डमैन सैक्स ने पाया कि 32% ग्लोबल फैमिली ऑफिसेज में डिजिटल एसेट्स, एनएफटीज या डीफाई का जोखिम है, जबकि 26% ने विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है। 2021 की स्टडी के निष्कर्षों के अनुसार सिर्फ 16% एसेट मैनेजमेंट बिजनेसेस हॉडलेस थे। गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिकाज, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में 166 फैमिली ऑफिसेज विजिट किए ताकि ये पता लगाया जा सके कि हाल के वर्षों में उनकी निवेश रणनीति में क्या बदलाव आया है। डिजिटल एसेट इकोसिस्टम के भीतर फैमिली ऑफिसेज क्रिप्टोकरेंसी के बारे में अधिक निर्णायक हो गए हैं। जो प्रोपोर्शन इन्वेस्ट किया गया है वह 2021 में 16% से बढ़कर 26% हो गया है। हालांकि जो प्रोपोर्शन इन्वेस्ट नहीं किया गया है और भविष्य में दिलचस्पी नहीं है वह 39% से बढ़कर 62% हो गया है और जो भविष्य में संभावित रूप से रुचि रखते हैं वे 45% से 12% तक गिर गए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने आगे खुलासा किया कि 32% पार्टिसिपेंट्स के पास वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन, नॉन फंडेबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और ब्लॉकचेन रिलेटेड फंड सहित डिजिटल एसेट्स का कुछ जोखिम है। 14 मई के cryptoslam.io डेटा के अनुसार 21 यूनिक ब्लॉकचेन्स में बिटकॉइन एनएफटी सेल्स डिजिटल कलेक्टिबल सेल्स मार्केट में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरी है। एनएफटी सेल्स में $111.26 मिलियन के साथ इथेरियम एनएफटी सेल्स सर्वोच्च बनी रही। हालांकि बिटकॉइन बेस्ड एनएफटी, जिसे ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है, जो दूसरे स्थान पर आया है। डेटा के मुताबिक बिटकॉइन एनएफटी सेल्स में $5 मिलियन की कमाई हुई, जो ब्लॉकचेन सेल्स के मामले में 21 चेन में दूसरे स्थान पर रही। पिछले हफ्ते की तुलना में बिटकॉइन एनएफटी की सेल्स में 187.54% की बढ़त हुई है। मैथोस ब्लॉकचेन के एनएफटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। पिछले हफ्ते में एनएफटी की सेल्स 69.66% बढ़कर $11.73 मिलियन हो गई। सोलाना जो पहले दूसरे स्थान पर था वह अब एनएफटी सेल्स पर ब्लॉकचेन के मामले में चौथे स्थान पर है। इस हफ्ते इथेरियम के बोर्ड प्योर क्लब ने पिछले 7 दिनों में टोटल परचेजेस में $13.80 मिलियन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। ORDI BRC20 एनएफटी इस हफ्ते $11 मिलियन की वीकली सेल्स के साथ चौथे स्थान पर रहा, जबकि इसी हफ्ते के दौरान इथेरियम का मिलेरी मेकर एनएफटी कलेक्शन $10 मिलियन की सेल्स के साथ 5वें स्थान पर रहा। साउथ कोरियन कंज्यूमर टेक जायंट LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने टीवी के लिए एक पेटेंट फाइल किया है जो यूजर्स को नॉन फंडेबल टोकन खरीदने, बेचने और स्वैप करने की अनुमति देगा। डिवाइस एनएफटी मार्केट सर्वर के साथ एक कनेक्शन स्थापित करने, प्रीव्यू आर्टवर्क प्राप्त करने और डिस्प्ले करने और यूजर्स के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के माध्यम से खरीद को पूरा करने में सक्षम होगा, जो टीवी से जुड़ा होगा। LG ने अपने आर्टलैब मार्केटप्लेस की रिलीज के साथ पिछले सितंबर में एनएफटी को अपने टीवी पर लाने का काम शुरू कर दिया था, जिसे हेडेना नेटवर्क में प्लग किया गया था, जिस पर LG 2020 से नोड ऑपरेटर है। पेटेंट के लिए फाइल करने के कदम से पता चलता है कि LG भविष्य में एनएफटी के लिए चल रही कंज्यूमर डिमांड को देखता है और उन्हें और अधिक एक्सेसिबल बनाने के लिए एक बिजनेस केस देखता है। साउथ कोरियन फर्म एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज नहीं है जिसने एनएफटी को टीवी लाने में अवसर दिया है। सैमसंग से भी जनवरी 2022 में निफ्टी गेटवे द्वारा समर्थित अपने 3 टीवी पर एनएफटी मार्केटप्लेस जारी किया है।
पिछले कुछ सालों से एनएफटी आर्ट मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है। हालांकि मार्केट में मंदी हो गई है। BanklessTimes.com के अनुसार सितंबर 2021 में एनएफटी आर्ट की सेल्स $881 मिलियन तक पहुंच गई। हालांकि अप्रैल 2023 तक ये 98% गिरकर लगभग $15 बिलियन हो गई थी। इस गिरावट ने एनएफटी मार्केट की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के बारे में चिंता जताई है। इस गिरावट के लिए एक संभावित कारण ये है कि इन्वेस्टर्स अपनी गंभीर अस्थिरता और रेगुलेशन की कमी के कारण एनएफटी में इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे अधिक व्यक्ति एनएफटी में इन्वेस्ट से जुड़े खतरों से अवगत होते हैं, संभावित परचेजर्स और इन्वेस्टर्स रुचि खो देते हैं। इसके अलावा एनएफटी की नवीनता फीकी पड़ गई है। ये नए कंटेंट की कमी के कारण हो सकता है या क्योंकि लोग उनके काम करने के तरीके से अधिक परिचित हो गए हैं और अब उन्हें उतना आकर्षक नहीं लग रहा है। क्यूकॉइन पूल एक प्रोमिनेंट वर्ल्ड वाइड क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग प्लेटफॉर्म है जिसने लाइटकॉइन और डोजकॉइन के लिए कंबाइंड माइनिंग पूल सर्विसेज की शुरुआत की घोषणा की है। LTC और डोज के लिए जॉइंट माइनिंग सर्विसेज का उद्देश्य यूजर्स को अधिक एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल माइनिंग एक्सपीरियंस प्रदान करना है। माइनर्स बिना किसी अतिरिक्त काम या रिसोर्सेज के इंटीग्रेटेड माइनिंग मेथड का उपयोग करके LTC और डोज दोनों को माइन कर सकते हैं। ये ना सिर्फ ओवरऑल माइनिंग प्रॉफिट को बढ़ाता है बल्कि दोनों क्रिप्टोकरेंसी के नेटवर्क की सुरक्षा में भी योगदान देता है। क्यूकॉइन पूल हाल ही में LTC के हाविंग होने और माइनर्स के रेवेन्यू और मार्केट एक्सपेक्टेशंस पर इसके प्रभाव के जवाब में माइनर्स को इस नए इलाके में नेविगेट करने में मदद करने के लिए कम्पेटिटिव सर्विसेज की पेशकश कर रहा है। एफिशिएंट और सिक्योर माइनिंग सॉल्यूशन प्रदान करने के अलावा क्यूकॉइन पूल LTC हाविंग इवेंट द्वारा लाए गए चेंजेस का पता लगाएगा और कर्व से आगे रहने के लिए अपनी सर्विसेज को अडैप्ट करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि इसके यूजर्स इवॉल्विंग माइनिंग इंडस्ट्री में कम्पेटिटिव बने रहे। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट प्रसिद्ध रूप से वॉलेटाइल है जिसमें नियमित रूप से प्राइसेस में उतार चढ़ाव होता है। इस हफ्ते बिलियनियर एलॉन मस्क द्वारा इसके बारे में ट्वीट किए जाने के बाद एक नए मीम कॉइन ने इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी को बढ़ाया जिससे इससे प्राइसेस में लगभग 2000% की वृद्धि हुई। मिलेडी मीम कॉइन मिलेडी मेकर के नॉन फंडेबल टोकन्स के कलेक्शन से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में Crypto.com ऐप पर उपलब्ध भी है। Crypto.com सिंगापुर में स्थित एक डिजिटल एसेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो 250 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी और स्टेबल कॉइन प्रदान करता है। लेडीज को इसके सपोर्टेड कॉइन्स की लिस्ट में शामिल करने के साथ यूजर्स अब इसे USD, EUR, GBP और 20 से अधिक अन्य फिएट करेंसीज में फेस वैल्यू पर प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्रवाई से लेडीज में दिलचस्पी बढ़ने की संभावना है और कीमतों में अधिक उतार चढ़ाव भी हो सकता है। लेडीज को Crypto.com ऐप में ऐड करना मीम कॉइन के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है और इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में और उतार चढ़ाव भी हो सकता है। लॉन्च के बाद से कॉइनबेस के रैप्ड स्टेक्ड ETH जिसे CBETH के रूप में भी जाना जाता है जिसके महत्वपूर्ण रुचि प्राप्त की है। हालांकि कॉइनबेस को हाल ही में लगभग 53,400 ETH प्राप्त हुए जिसमें ज्यादातर को कॉइनबेस के CBETH डिपॉजिट एड्रेसेस से मूव कर दिया है। ये ETH स्टेकिंग को बंद करने से संबंधित हो सकता है। क्रिप्टोक्वांट के डेटा के अनुसार 15 मई को CBETH डिपॉजिट एड्रेस OKXC7A019 ने कॉइनबेस 10 वॉलेट एड्रेस से 44,000 ETH की मैसिव विड्रॉल का अनुभव किया। इसका मतलब ये है कि लोग अपने ETH स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि इथेरियम सेलिंग प्रेशर में भी है। रैप क्रिप्टोकरेंसी जैसे CBETH एक क्रिप्टोकरेंसी टोकन है जो एक डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक और क्रिप्टोकरेंसी रैप्ड या लॉक्ड अप का प्रतीक है। कॉइनबेस ने इथेरियम 2.0 के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करने के लिए ERC20 यूटिलिटी टोकन की स्थापना की जिसे नेटवर्क पर ETH टोकन स्टेक करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि CBETH एक लिक्विड टोकन है, इसमें कोई लॉकअप पीरियड नहीं है और टोकन का उपयोग आगे के डीफाई ऑपरेशन जैसे लेंडिंग, स्वैपिंग और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जा सकता है जो सीधे कॉइनबेस वॉलेट से किया जा सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।